हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। देखिए, आज का टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत अध्याय 1। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत जिसमें साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, अभिलेख, प्रमुख अभिलेख व शासक, अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां जैसे ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि, इन सभी को कवर करेंगे। इसके बाद पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख व उनके स्थान, साहित्यिक स्रोत, वेद, उपवेद व उनकी विशेषता, वेदांग, विदेशी विवरण, चीनी लेखकों का वर्ण, इन सभी को कवर करेंगे। देखिए, इतिहास का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल क्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल क्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। पुरातात्विक स्रोत, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों और स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। ये टीले क्या होते हैं? टीले धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष जो है विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं और कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा के घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के याद रखिएगा, भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के जो लोग हैं किस प्रकार के वस्तियों में रहते थे, किस प्रकार के समाज में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड का उपयोग करते थे, किस प्रकार के वे घरों में रहते थे, भोजन में वे किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का वे प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे। ऐसा क्यों करते थे? उनकी धारणा थी कि जब व्यक्ति जो है मरने के बाद किसी दूसरे लोक में जाता है तो इन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता हो सकती है, या उनकी वस्तु थी तो उन्हें वे समर्पित कर देते थे। तथा इसके ऊपर एक घेरे में जो है, इन कब्र के ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर जो है खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, आइसोटोप है, जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का जो प्रचलन है लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण के द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने, ठीक है, उनके पालतू होने और अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का भी पता लगाया जाता है। इसके बाद प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रा विवरण है, इसके बाद है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ शामिल होता है। और धार्मिक साहित्य में इन्हें दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ शामिल आता है।
और ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण में यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक शामिल होते हैं। यूनानी रोमन लेखक के बारे में अगर देखें तो टेसियस ईरान का, हेरोडोटस इतिहास का पिता, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरयाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस थे। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए थे। डाइमेकस बिंदुसार के समय में, डायनोसियस ये अशोक के समय में। इसके बाद टॉलमी ये जियोग्राफी के लेखक थे और प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो चीनी लेखक, इसके अंतर्गत फायान, सुंगयून, वेनस्यांग और एसिंग। इसके बाद है अरबी लेखक। अरबी लेखक में सुलेमान, ठीक है, अल मसूदी, अल बरूनी, तहकीक ए हिंद के ये लेखक थे अल बरूनी, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये आए हुए थे। इनका संबंध किससे है, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद सिक्के के बारे में देखेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए और हिंदी में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, या न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहते हैं, या किसके अध्ययन को कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्राओं की बनावट और उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के जो है सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे जो है कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, याद रखिएगा, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करने की जो परंपरा है सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। यूनानी शासकों ने लेख और डेट को उत्कीर्ण करने की जो परंपरा है इन्होंने शुरू किया था। सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसीलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा किस धातु के सिक्के जारी किए? सोने के सिक्के। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक सिक्के के सिक्के जो है जारी किए, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अभिलेख। अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। अभिलेख जो है सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बोगाजकोई से। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख और दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रशस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं। और याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त मंदिरों की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी और 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक
व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजय, ठीक है, विजय याद रखिएगा, वह विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है कार्पस इंस्क्रिप्शोमनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। किसमें? कार्पस इंस्क्रिप्शोनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक जो है पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में? भाव चित्रात्मक, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में जो है व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। यहां से कई बार जो है प्रश्न पूछे गए। जेम्स प्रिंसेप याद रखिएगा, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर ये कार्यरत थे। इससे पहले याद रखिएगा जो प्रमुख अभिलेख व शासक हैं, हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है वो है कलिंग नरेश खारवेल से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से, द्वितीय से। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है रुद्र दामन से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का जो संबंध है समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है मालवा नरेश यशुवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का जो संबंध है प्रतिहार नरेश भोज से। देवपाड़ा अभिलेख का जो संबंध है बंगाल शासक विजय सेन से। और भित्री व जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वह है स्कंद गुप्त से। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके स्थान, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेहरौली स्तंभ अभिलेख, जो मेहरौली स्तंभ लेख है ये दिल्ली, ठीक है, मेहरौली में है। दिल्ली कुतुब मीनार परिसर के संदर्भ में इसका जो है स्थान आता है और इसके नजदीक पड़ता है। और इससे संबंधित व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त सेकंड। समय क्या है? तो गुप्तकालीन। यह स्तंभ, यह जो मेहरौली स्तंभ है, यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने, वंगा, विजय और सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध और विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः जो यह स्तंभ है विष्णुपद पहाड़ी पर स्थापित था, जिसके बाद में क्या किया गया, जिसको बाद में दिल्ली के किसी शासक के द्वारा यहाँ यानी दिल्ली में जो है स्थापित करवाया गया था। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति यानी स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति जो स्थल है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। संबंधित व्यक्ति हैं समुद्रगुप्त। समय है गुप्तकालीन। अगर बात करें तो अभिलेख की जो विषय वस्तु है प्रयाग प्रशस्ति का, संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक कह सकते हैं अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उसकी विजयों और राज विस्तार का जो है वर्णन किया है। इसके बाद है तीसरा बौद्ध स्तंभ लेख। कहां पर है? तो इसका जो संबंधित स्थल है भरहुत, सतना, मध्य प्रदेश। संबंधित व्यक्ति हैं राजा वासुदेव। समय क्या है? तो शुंग काल। और अभिलेख की जो विषय वस्तु है, इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा उत्तर प्रदेश। संबंधित व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त सेकंड। समय क्या है? तो गुप्तकालीन है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? यह प्रथम गुप्त अभिलेख है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख के द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी
जो है प्राप्त, ये याद रखिएगा, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, गुप्त सम्राट थे, इनकी धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्ण है। इसके बाद है गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख, बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश, और संबंधित जो व्यक्ति हैं भागभद्र होलियोडोरस, इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीडस का राजदूत, और संबंधित जो समय है शुंग काल से है। इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण है। एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्ण है, और दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है एरण स्तंभ लेख। एरण जो है सागर मध्य प्रदेश में, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन इसका समय है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह जो है वेदावरी शैली में है और इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके बाद है इसके बाद क्या है, इसके बाद है एरण स्तंभ लेख, एरण मध्य प्रदेश। इसका संबंध याद रखिएगा बुधगुप्त से है और समय क्या है, गुप्तकालीन। यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु और धन विष्णु के द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। इसके बाद है भित्री स्तंभ लेख। भित्री स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश भित्री जगह पे जो है ये मतलब कि प्राप्त होता है, और संबंधित व्यक्ति हैं स्कंद गुप्त, और समय क्या है तो गुप्तकालीन। भित्री स्तंभ लेख के विषय वस्तु क्या है, तो इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश परिचय, हुणों के आक्रमण तथा स्कंद गुप्त के द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। इसके बाद है बिहार स्तंभ लेख। बिहार शरीफ पटना बिहार, संबंधित व्यक्ति हैं स्कंद गुप्त, समय है गुप्तकालीन। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंद गुप्त के जो है गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। इस पर स्कंद गुप्त तक की गुप्त शासकों और कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है बिलसड़ स्तंभ लेख। बिलसड़ स्तंभ लेख, बिलसड़ एटा उत्तर प्रदेश में है, कुमार गुप्त वंश से जो है ये संबंधित है, और समय क्या है गुप्तकालीन। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 अंकित है, 96, 415 ईस्वी अंकित है, तथा कुमार गुप्त तक के, याद रखिएगा कुमार गुप्त, जो कुमार गुप्त हैं इनके गुप्त शासकों का जो है, कुमार गुप्त तक के जो गुप्त शासक हैं इनका उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक जो है एक ब्राह्मण के द्वारा काकतीय मंदिर और धन संघ के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद है एरण स्तंभ लेख, एरण मध्य प्रदेश, संबंधित व्यक्ति हैं भानुगुप्त, समय है गुप्तकालीन, और इसकी विषय वस्तु है 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, तथा हुणों के विरुद्ध युद्ध करते समय उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी से जो पत्नी है गोपराज की मृत्यु, और उसकी जो गोपराज की पत्नी है इनके सती होने का जो है इसमें उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है तालगुंडा स्तंभ लेख। तालगुंडा स्तंभ लेख और जो स्थान है मैसूर कर्नाटक शिमोगा, संबंधित व्यक्ति हैं शांति वर्मन और याद रखिएगा मयूर शर्मन, शांति वर्मन और मयूर शर्मन, और समय है गुप्तकालीन। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। इसके बाद है अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगर बात किया जाए तो पहला है ब्राह्मणी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दूसरा है खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद रखिएगा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं किस लिपि को लिखा जाता था। यूनानी एवं आर्मेइक लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का जो है प्रयोग किया गया है। इसके बाद है प्राचीन, देखिए
प्राचीन जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेघचर्म, ठीक है, मेघचर्म और काश फलकों पर लिखी गई है। वेद, उपवेद और उनकी विशेषताएं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद कहलाता है। विवरण अगर देखें तो चिकित्सा शास्त्र से यह संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है और युद्ध कला से यह संबंधित है। सामवेद का जो उपवेद है सामवेद का गंधर्व वेद है, कला एवं संगीत से यह संबंधित है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्प वेद है, भवन निर्माण कला से यह संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि मिलती है या सम्मिलित होते हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग जो है इनका जो पीरियड है ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक को और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन का जो है ज्ञान मिलता है। वैदिक जो मूल ग्रंथ हैं इनका अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों और वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। जो वैदिक मूल ग्रंथ है इनका अर्थ समझने के लिए क्या किया गया था? वेदांग यानी वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। वेदांग याद रखिएगा, वेदों का अर्थ समझने और सूक्तों की सही उच्चारण के लिए वेदांग की जो है रचना की गई है। याद रखिएगा 6 वेदांग है, कौन कौन से? शिक्षा, ठीक है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा यानी वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका निर्माण हुआ। कल्प यानी वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए विधि और नियम का। व्याकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग के लिए नियम। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। इसके बाद छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, वृहति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। कौन थे? लगध मुनि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट याद रखिएगा। देखिए सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। तो पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है कब लिखा गया? 400 ईसा पूर्व के आसपास। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थशास्त्र और संस्कृति पर जो है गहन प्रकाश डाला है। महाभारत जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी की स्थिति का जो है आभास होता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जो है जय संहिता था। पूछा जाता है कि किसका नाम जय संहिता है? तो महाभारत, याद रखिएगा इसका पुराना नाम है जय संहिता, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर जो है 24,000 हो गई, ठीक है। और तदनुसार अगर बात करें तो यह सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए। वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के आरंभ से जो है मतलब हुआ था, जिसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं।
जात कर्म यानी जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। गौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों जो है 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। याद रखिएगा, सुल्व सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से जो है आरंभ होता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध और दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें जो है केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से यानी पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्ण जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सुदृढ़ कनिकाय का जो है 10वां भाग है। याद रखिए, ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध की बोधिसत्व, ठीक है, यानी बुद्ध के द्वारा प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था को दर्शाती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से जो है संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण जो है विधि ग्रंथ है। कौटिल्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, इसको 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त कर दिया गया है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सबसे प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं के द्वारा संरक्षित विद्वान केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में जो है इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्य सभा को जो है संगम कहते थे। इसीलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से, विशेषकर ऋग्वेद से विभिन्न, मतलब कह सकते हैं कि भिन्न है। इनमें दोनों में डिफरेंट है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों यानी वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, संगम साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, तोल्काप्पियम है, शिल्पाधिकारम है और मणिमेखले है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए एकमात्र जो प्रमुख स्रोत है संगम साहित्य है। इसके बाद विदेशी विवरण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में जो है सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया गया है। यूनानी विवरणों में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए जो है सुदृढ़ आधारशिला बन गई। इसके बाद चीनी लेखकों का वर्ण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है फाहियान। समय क्या है? तो 399 से 414 ईस्वी। रचनाएं हो क्यों की भारत की तत्कालीन का विवरण, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक दशाएं। यात्री विवरण में
देखिए जो फाहियान है इनके यात्री विवरण के बारे में देखें तो फाहियान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगरों, बौद्ध ग्रंथ के पवित्र स्थलों का भ्रमण किया। ठीक है, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिस मतलब नाम का उल्लेख नहीं है, तो उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शासित मध्य प्रदेश का विस्तृत वर्णन किया है। इसने गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि उपज पर कर, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों के द्वारा मंदिर, विहार, निःशुल्क पुण्यशालाओं तथा औषधशालाओं, जो औषधि हैं, औषध जहां मिलते हैं, औषधशालाओं के निर्माण की जो है जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रसाद की भव्यता से प्रभावित होकर इसे देव निर्मित बताया है। इसके बाद है सुंग यून 512 से 13 ईस्वी। देखिए, इसने बिहार और बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। इसके बाद है वेन स्यांग, इनका समय 629 से 645। शिव की पाश्चात्य संसार लेख है। वेन सांग ने लगभग 16 वर्ष जो है भारत की यात्रा की, यहाँ प्रवास किया। उसने विश्व के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, यहाँ के ज्ञान और शिक्षण के उच्च स्तर की प्रशंसा की। उसके जो यात्रा विवरण है, यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालीन जो है भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक जो दशा है, इसका विस्तृत उल्लेख है। उसने कनौज यानी हर्ष की राजधानी का नगर वर्ण, हर्ष की दानशीलता, समाज में विभिन्न जातियों उपजातियों, प्रयाग के एक बड़े समारोह यानी शायद कुंभ, गंगा, याद रखिएगा, शायद कुंभ, गंगा जल की पवित्रता आदि का वर्णन किया है। इसके बाद एत सिंह, समय 671 से 693 ईस्वी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की ये आत्मकथाएं हैं। एत सिंह ह्वेनसांग के चीन लौटने के बाद भारत आया था। उसने बंगाल के ताम्रलिप्ति यानी वर्तमान ताम्लुक जो है, याद रखिए ताम्लुक, 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया। बोध गया, नालंदा, वैशाली, कनौज, श्रावस्ती, कपिल वस्तु आदि स्थानों की इसने यात्रा की। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया है। एत सिंह चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटका की जो है 400 प्रतियां ले गया। इसके बाद है मातवेन लिन, समय है 7वीं शताब्दी। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। इसके बाद चाउ जुक्वा, समय है 1225 से 1254 ईस्वी। चूफांची, याद रखिएगा, और इसमें जो है 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का जो है विवरण प्राप्त होता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक व्याख्या लेखों की जो है रचनाओं में आए हैं। तो प्रख्यात कह सकते हैं, प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यूनानी भाषा में, याद रखिएगा, यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की जियोग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की जो है मानी जाती है। प्लिनी को नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। तो जो प्लिनी है, इनकी नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है, याद रखिएगा, और यह लैटिन भाषा में है। यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देता है। कॉस्मस इंडिका प्लेटस, यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का जो है मतलब कि संबंधों को दर्शाता है। सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में जो है वर्णन किया था। अल मसूदी, यह जो है अल मसूदी जो है 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों का विजय की या विषय में जो है लिखा।
राष्ट्रकूटों के विषय में किसने लिखा? अल मसूदी ने। इसके बाद है अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। इसने तहकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का जो है वर्णन किया है। इसके बाद इस पर आधारित एमसीक्यूज हैं, तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो आपको मालूम है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, यानी उपयुक्त सभी से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों के द्वारा सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, हाथी गुफा का जो अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, इनका संबंध है खारवेल से। इसके बाद आपका जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसका संबंध है रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ लेख का जो संबंध है समुद्रगुप्त से। और एहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। थर्ड नंबर है, स्यूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्यूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ह्वेनसांग से। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेख को किसने 1837 ईस्वी में पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 5 नंबर, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? अशोक के नाम का स्पष्ट जो कह सकते हैं कि उल्लेख जो है अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है प्राप्त होता है? तो मास्की, गुर्जरा और नेतुर, यानी उपयुक्त सभी। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो प्राचीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनको सुमेलित करना। चलिए सुमेलित करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा महाभाष्य। महाभाष्य का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, पतंजलि। इसके बाद मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र का जो संबंध है आपको मालूम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का जो संबंध है वह है शूद्रक से। और नीति शास्त्र का जो संबंध है वह है आपका कामनंदक से। कामनंदक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख बताइए किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस के खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही यह सेशन पूरी तरह से जो है आज का समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में प्रशस्तर युग आदि मानव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।